ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी मानव श्वसन तंत्र के इसी शानदार और रहस्यमय सफर को डिकोड करने वाले हैं। हमने कुछ बेहद डिटेल्ड बायोलॉजिकल नोट्स को सोर्स मटेरियल बनाया है आज के इस डीप डाइव के लिए। और इस चर्चा का मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि सांस कैसे आती जाती है। मतलब हम हवा के एक छोटे से झोंके का पीछा करेंगे, उसके नाक से अंदर जाने से लेकर कोशिकाओं के अंदर होने वाले उस एनर्जी धमाके तक की पूरी साइंटिफिक प्रोसेस को समझेंगे। तो सफर की शुरुआत तो उस जगह से होती है जिसे लोग अक्सर सिर्फ एक फिजिकल रास्ता मान लेते हैं, हमारी नाक। लेकिन अगर हम इसके बायोलॉजिकल डिजाइन को ध्यान से देखें तो ये एक बेहद एडवांस क्लाइमेट कंट्रोल और फिल्ट्रेशन यूनिट है। जैसे ही हवा हमारे नॉस्ट्रल्स यानी नाक के छेद से नेजल कैविटी में जाती है, उसका सामना सबसे पहले सिलिया से होता है। ये वही बारीक बाल होते हैं ना जो फिल्टर का काम करते हैं? फिल्टर की तरह काम करते हैं। हवा में जो भी धूल, कचरा या माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं वो वहीं फंस जाते हैं ताकि फेफड़ों तक सिर्फ साफ हवा ही पहुंचे। अच्छा, तो मतलब फिल्ट्रेशन के बाद असली क्लाइमेट कंट्रोल शुरू होता है? हाँ, नाक के अंदर दो मेन हिस्से होते हैं। पहला है ऑल्फैक्टरी रीजन। ये सीधे हमारे दिमाग के तारों से जुड़ा होता है और हमें खुशबू या बदबू का एहसास कराता है। जिससे हमें तुरंत पता चल जाता है कि जो हवा हम ले रहे हैं वो सेफ है या नहीं। सही पकड़ा आपने। और इसके ठीक बाद आता है रेस्पिरेटरी रीजन। अब आप सोचिए, बाहर कड़ाके की ठंड पड़ रही है, टेम्परेचर 0 डिग्री से भी नीचे है। अगर वो बर्फीली हवा सीधे फेफड़ों में चली जाए तो अंदर के नाजुक टिश्यूज को तो बहुत नुकसान पहुंचेगा। एग्जैक्टली। इसीलिए रेस्पिरेटरी रीजन उस हवा में से एक्स्ट्रा मॉइस्चर को हटाता है और उसको बॉडी के टेम्परेचर के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट गर्म कर देता है। वाह, मतलब ये हमारी बॉडी का अपना इनबिल्ट HVAC या AC सिस्टम है। हवा जब यहाँ से तैयार होकर निकलती है तो वो फेरिंग्स यानी ग्रसनी से होकर गुजरती है, जो कि एक बड़ा दिलचस्प चौराहा है। हाँ, क्योंकि फेरिंग्स पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र दोनों का कॉमन रास्ता है। हम जो खाते हैं और जो सांस लेते हैं दोनों वहीं से गुजरते हैं। इसके बाद हवा मेन रास्ते में आती है जिसे ट्रेकिया कहते हैं, जिसे हम आम भाषा में विंड पाइप भी बोलते हैं। ये करीब 12.5 सेंटीमीटर लंबी पाइप होती है, राइट? बिल्कुल। और इस ट्रेकिया का डिजाइन किसी इंजीनियरिंग मार्वल से कम नहीं है। इस पाइप को हमेशा खुला रखने के लिए ना, इसमें हाइलीन कार्टिलेज के C आकार के छल्ले लगे होते हैं। मुझे यहाँ एक चीज समझनी थी। जैसे अगर हम पेपर या पतले प्लास्टिक के स्ट्रॉ से कोई गाढ़ा मिल्कशेक तेजी से खींच रहे हों तो वैक्यूम की वजह से वो स्ट्रॉ पिचक जाता है? हाँ, बिल्कुल पिचक जाता है। तो जब हम तेजी से सांस खींचते हैं और हवा के प्रेशर में चेंज आता है, तो अगर ये कार्टिलेज के छल्ले ना हो तो क्या हमारी ट्रेकिया भी उसी स्ट्रॉ की तरह पिचक जाएगी? बिल्कुल वही होगा। जब फेफड़ों में हवा खींचती है तो वहां एक स्ट्रॉन्ग नेगेटिव प्रेशर बनता है। अगर ट्रेकिया सिर्फ मांस की एक मुलायम नली होती ना, तो हर गहरी सांस के साथ वो पिचक कर बंद हो जाती। बाप रे, तब तो इंसान का दम ही घुट जाता। वही तो। ये C आकार के कार्टिलेज छल्ले उसे एक ठोस ढांचा देते हैं। पाइप फ्लेक्सिबल भी रहता है और वैक्यूम के दबाव के बावजूद कभी पिचकता नहीं है। क्या शानदार डिजाइन है सच में। तो अब हवा फिल्टर होकर सही टेम्परेचर पर एक सेफ रास्ते से नीचे जा रही है, लेकिन फेफड़ों में पहुंचने से ठीक पहले एक और इंस्ट्रूमेंट आता है, लैरिंग्स या हमारा साउंड बॉक्स, जिसकी वजह से हम ये बातें कर पा रहे हैं। लैरिंग्स में वोकल कॉर्ड्स होते हैं। जब फेफड़ों से हवा बाहर आती है और इन कॉर्ड्स से टकराती है तो उनमें वाइब्रेशन होता है और आवाज की पिच इनके साइज पर डिपेंड करती है। अच्छा, तो मतलब साइज से फर्क पड़ता है? बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। अगर वोकल कॉर्ड का साइज बड़ा है, लगभग 20 मिलीमीटर, तो आवाज की पिच कम होती है और आवाज भारी हो जाती है। ये ज्यादातर मर्दों में देखा जाता है। और शायद यही कारण है कि मर्दों के गले में वो एडम्स एप्पल थोड़ा बाहर की तरफ उभरा हुआ दिखाई देता है। सही कहा। और इसके उलट अगर वोकल कॉर्ड्स का साइज छोटा है, जैसे 14 से 15 मिलीमीटर, तो गिटार के पतले तारों की तरह उनकी पिच हाई होती है, जिससे आवाज पतली या तीखी हो जाती है। तो आवाज का ये रास्ता पार करने के बाद आखिरकार हवा वहां पहुंचती है जिसके लिए ये पूरी मशीन बनी है, हमारे फेफड़े, जो हमारे छाती में यानी थोरैसिक कैविटी में बहुत सेफ रखे गए हैं। और ये फेफड़े हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। दोनों का टोटल वजन मिलाकर करीब 1.3 से 1.5 किलोग्राम तक होता है। ट्रेकिया यहाँ छाती में आकर दो हिस्सों में बढ़ जाती है,
जिन्हें ब्रोंकाई कहते हैं। मतलब एक ब्रोंकस दाएं फेफड़े में जाता है और दूसरा बाएं फेफड़े में। इसको अगर हम इमेजिन करना चाहें तो ये किसी उल्टे लटके हुए पेड़ की तरह लगता है। ट्रेकिया उस पेड़ का तना हो गया। वो बिल्कुल सही एग्जाम्पल दिया आपने। और ब्रोंकी उसकी मेन शाखाएं हैं। ये शाखाएं फेफड़े के अंदर जाकर और भी छोटी छोटी ब्रांचेस में बढ़ती चली जाती हैं, जिन्हें ब्रोंकियोल्स कहते हैं। और इस उल्टे पेड़ की हर एक टहनी के एंड में अंगूर के गुच्छों जैसी छोटी छोटी थैलियां होती हैं, जिन्हें एल्वियोलाई या कुपिका कहते हैं। ये एल्वियोलाई वाला हिस्सा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम की सबसे मेन यूनिट है। फेफड़ों का सारा असली काम, यानी ऑक्सीजन को खून में मिलाना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, वो इन्हीं सूक्ष्म थैलियों की पतली दीवारों के आर पार होता है। लेकिन एक मिनट, एक मशीन जो दिन में 20,000 बार फूलती और सिकुड़ती है, उसे तो फ्रिक्शन यानी घर्षण से भी बचना होगा ना? जैसे अगर हम अपने दोनों हाथ तेजी से रगड़े तो वो गर्म हो जाते हैं। और फेफड़े तो लगातार हमारी पसलियों के पिंजरे के अंदर घिस रहे हैं, इसीलिए उन्हें कटने छिलने से बचाने के लिए उनके चारों तरफ प्लूरा नाम की एक डबल लेयर वाली झिल्ली का कवर होता है। अच्छा, बाहर की तरफ पैराइटल प्लूरा और अंदर फेफड़े से चिपकी हुई विसरल प्लूरा। और दोनों के बीच में वो प्लूरल फ्लूइड भरा होता है, राइट? हाँ, ये फ्लूइड बिल्कुल एक शॉक अब्जॉर्बर या इंजन ऑयल की तरह काम करता है। ये इंश्योर करता है कि फेफड़े जब भी फूलें या सिकुड़ें तो वो पसलियों के साथ बिना किसी फ्रिक्शन के आसानी से फिसल सकें। वाह! पर यहाँ वो सवाल दोबारा आता है जो मैंने शुरू में पूछा था। अगर फेफड़ों के पास खुद की मसल ही नहीं है तो हवा अंदर खींची कैसे जाती है? इसका मैकेनिक्स हमारे फेफड़ों के ठीक नीचे होता है। एक गुंबद के आकार की मांसपेशी होती है जिसे डायफ्रेम कहते हैं। ये हमारे पेट और छाती के हिस्से को अलग करती है। यही वो असली पंप है। तो जब हम सांस अंदर लेते हैं तो ये डायफ्राम सिकुड़कर नीचे की तरफ फ्लैट हो जाता है। बिल्कुल। और इससे छाती के अंदर जगह बढ़ जाती है। जगह बढ़ने से अंदर का प्रेशर बाहर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हो जाता है। एक तरह का वैक्यूम बन जाता है। और उस वैक्यूम को भरने के लिए बाहर की हवा तेजी से नाक के रास्ते अंदर फेफड़ों में भर जाती है। और जब डायफ्राम वापस ऊपर आता है तो हवा बाहर ढकेल दी जाती है। सही समझे आप। और यहाँ गैस का एक मैथ पड़ा समझना बहुत दिलचस्प है। जब डायफ्राम हवा अंदर खींचते हैं तो उसमें 21% ऑक्सीजन होती है, लेकिन जब हम सांस छोड़ते हैं तो जो हवा बाहर आती है उसमें 16% ऑक्सीजन तो वापस ही निकल जाती है। और साथ में बस 3 से 4% कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है। पर रुकिए, ये फिजिक्स मुझे हमेशा अजीब लगती है। हम इतनी मेहनत करके 21% ऑक्सीजन अंदर ले जा रहे हैं, पर 16% बिना यूज किए वापस फेंक दे रहे हैं। हाँ, ये सुनने में बड़ा अजीब लगता है। मतलब बॉडी एक बार में सिर्फ 4-5% ऑक्सीजन ही यूज कर रही है। एक बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये बॉडी की एफिशिएंसी पर बहुत बड़ा सवाल है। ये डिजाइन इतना इनएफिशिएंट क्यों है? पहली नजर में इनएफिशिएंट लग सकता है, पर इसके पीछे फिजिक्स का एक रूल काम कर रहा है, पार्शियल प्रेशर। गैस का एक्सचेंज तब तक ही होता है जब तक एल्वियोली के अंदर और खून के बीच दबाव का बैलेंस ना बन जाए। खून एक ही झटके में सारी ऑक्सीजन नहीं सोख सकता। अच्छा, तो वो स्लोली बैलेंस होता है। हाँ, और इसका एक सेफ्टी रीजन भी है। यह हमें एक बहुत बड़ा सेफ्टी बफर देता है। सोचिए, अगर हम 21 की 21% ऑक्सीजन एक ही सांस में सोख लेते तो हर अगली सांस का आना लाइफ एंड डेथ का मैटर बन जाता। ओह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। मतलब जो 16% ऑक्सीजन फेफड़ों में बच जाती है वो ये इंश्योर करती है कि अगर इंसान कुछ सेकंड के लिए सांस ना भी ले तब भी खून को लगातार ऑक्सीजन मिलती रहे। बिल्कुल, ये एक शानदार एवोल्यूशनरी डिजाइन है। और अगर हम ब्रीदिंग रेट्स की बात करें तो एक अडल्ट इंसान 1 मिनट में 12 से 16 बार सांस लेता है, पर एक न्यूली बॉर्न बेबी 30 से 40 बार। क्योंकि उनका बॉडी डेवलपमेंट तेजी से हो रहा होता है तो ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए होती है ना? और हम हर एक सांस में, जिसे टाइडल वॉल्यूम भी कहते हैं, लगभग 500 मिलीलीटर हवा अंदर और बाहर करते हैं। सही कहा। अब देखिए, हवा एल्वियोली की थैलियों तक पहुंच चुकी है, पर ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स खुद तैरकर बॉडी के हर हिस्से तक तो जा नहीं सकते। उन्हें एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम की जरूरत होती है, जिसे हम रेस्पिरेटरी पिगमेंट कहते हैं। हाँ, हम मैमल्स में ये ट्रांसपोर्टर हीमोग्लोबिन होता है जो रेड ब्लड सेल्स में बैठकर घूमता है। हालांकि कुछ ऑर्गेनिजम्स जैसे मोलस्का और आर्थ्रोपोडा में ये काम हीमोसायनिन करता है, जिसमें लोहे की जगह तांबा यानी कॉपर होता है। तभी उनका खून हमेशा नीला दिखता है। बिल्कुल।
पर हमारे अंदर हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है। खून में लगभग 97% ऑक्सीजन इन्हीं हीमोग्लोबिन ट्रक्स पर लोड होकर बॉडी की अरबों सेल्स तक पहुंचती है। बाकी 3% प्लाज्मा में घुलकर जाती है। लेकिन सेल्स तक ऑक्सीजन पहुंचाने के बाद जो मेटाबॉलिक कचरा पैदा होता है यानी कार्बन डाइऑक्साइड, उसकी वापसी की प्रोसेस थोड़ी अलग है ना? CO2 की वापसी थोड़ी ट्रिकी होती है। अगर सारी CO2 डायरेक्ट खून में मिल जाए तो खून एसिडिक हो सकता है और उसमें बुलबुले बन सकते हैं। इसीलिए बॉडी इसको सेफ फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है। अच्छा, कैसे? करीब 70% कार्बन डाइऑक्साइड बाइकार्बोनेट या कार्बोनिक एसिड के रूप में घुलकर फेफड़ों तक आती है। लगभग 20-25% हीमोग्लोबिन के साथ जुड़कर लौटती है और बाकी हुई प्लाज्मा के जरिए। वाह, तो अब तक तो हमने हवा के बॉडी में घुसने और फिल्टर होने की बात की, लेकिन साइंस की भाषा में इसको सिर्फ वेंटिलेशन या ब्रीदिंग कहते हैं। असली जो सेल्यूलर रेस्पिरेशन है वो अब शुरू होता है। हाँ, और इसका मेन स्टेज है कोशिका का साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हम सेल का पावर हाउस भी कहते हैं। इस पूरी प्रोसेस का मेन फ्यूल है ग्लूकोज, जो खाने से आता है। अब ये रेस्पिरेशन दो तरह का होता है। पहला है एरोबिक रेस्पिरेशन यानी ऑक्सी श्वसन। इसको हम एक कार के इंजन की तरह समझ सकते हैं। जैसे ग्लूकोज हमारी कार का फ्यूल या पेट्रोल हो गया, और जो ऑक्सीजन आई है वो इंजन का स्पार्क प्लग है जो दहन कराता है। बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है ये। और इस स्पार्क से जो एनर्जी निकलती है यानी कार की हॉर्स पावर, उसे हम ATP कहते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन होती है तो ग्लूकोज पूरी तरह जलता है और हमें पूरे 38 ATP एनर्जी मिलती है। 38 ATP, ये तो बहुत ज्यादा है। और जो धुआं साइलेंसर से निकलता है वो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी है। हम इंसान और जानवर इसी मोड पर जिंदा रहते हैं। बिल्कुल, ये हाई परफॉर्मेंस मोड है। पर हमारी बॉडी के पास एक सर्वाइवल मोड भी है, एनारोबिक रेस्पिरेशन यानी अनॉक्सी श्वसन। ये तब होता है जब ऑक्सीजन नहीं मिल रही होती। तो इसमें क्या होता है? इसमें ग्लूकोज पूरी तरह जल नहीं पाता, तो 38 की जगह सिर्फ 2 ATP एनर्जी बनती है और साथ में लैक्टिक एसिड बन जाता है। ओह, यही वजह है ना जब हम बहुत तेज दौड़ते हैं या वर्कआउट करते हैं और फेफड़े इनफ ऑक्सीजन नहीं खींच पाते तो हमारी मसल्स इसी एनारोबिक मोड पे चली जाती हैं। एकदम सही। एनर्जी तो 2 ATP मिल जाती है जिंदा रहने के लिए, पर वो जो लैक्टिक एसिड बनता है वही हमारी मसल्स में जलन और क्रैम्प्स पैदा करता है। और यही प्रोसेस कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे बैक्टीरिया और यीस्ट में भी होता है, जिसे हम फर्मेंटेशन या किण्वन कहते हैं। सीड रेस्टिंग स्टेज में भी यही करते हैं। पर एक सवाल ये उठता है कि इस पूरे फैक्ट्री के प्रोसेस को, सांस की स्पीड और डायाफ्राम को कंट्रोल कौन करता है? ये हमारा दिमाग करता है ना? मेडुला ओब्लिंगाटा। हाँ, मेडुला खून में ऑक्सीजन और CO2 के लेवल्स को लगातार मॉनिटर करता है और सिग्नल भेजता है कि कितनी तेजी से सांस लेनी है। और उसके ठीक ऊपर एक हिस्सा होता है पॉन्स वरोली, जो इस रिदम को स्मूथ और बैलेंस करता है। ये सच में एक परफेक्ट बायोलॉजिकल ऑटो पायलट है। लेकिन दिक्कत तब आती है जब इस सिस्टम में बाहरी रुकावटें आती हैं। जैसे मेडिकल टर्म्स में नॉर्मल सांस को यूप्लिया कहते हैं, पर अगर ये 12 से कम हो जाए तो हाइपोप्निया और 20 से ज्यादा हो जाए तो हाइपोप्निया। और अगर ऑक्सीजन टिश्यूज तक कम पहुंच रही हो तो उसे हाइपोक्सिया कहते हैं, और अगर बिल्कुल ही बंद हो जाए तो वो अनॉक्सिया कहलाता है, जो बहुत जल्दी जानलेवा हो जाता है। और कई बीमारियां इस सिस्टम पर डायरेक्ट अटैक करती हैं, जैसे आस्थमा। ये एक एलर्जिक बीमारी है जो धूल या एस्परजिलस फ्यूमिगेटस नाम के फंगस से होती है। इसमें ब्रोंकाई की नालियां सिकुड़ जाती हैं। हाँ, डायफ्राम तो पंप कर रहा होता है, पर रास्ता इतना पतला हो जाता है कि हवा अंदर जा ही नहीं पाती। ऐसा लगता है जैसे किसी ने छाती पर पत्थर रख दिया हो। और न्यूमोनिया में तो हालात और भी बुरी होती हैं। स्ट्रेप्टोकोकस या डिप्लोकोकस बैक्टीरिया सीधे एल्वियोलाई पर हमला करते हैं, जिसके डिफेंस में बॉडी का इम्यून सिस्टम वहां फ्लूइड भेज देता है। नतीजा ये होता है कि एल्वियोलाई जहां हवा होनी चाहिए वहां पानी भर जाता है। इंसान सूखी जमीन पर रहते हुए भी अपने ही फेफड़ों में डूबने लगता है। बाप रे, ये सुनने में ही कितना डरावना लगता है। इसके अलावा पोलन से आने वाली हे फीवर जैसी एलर्जी भी होती है। लेकिन एक बहुत ही पुरानी और खतरनाक बीमारी है TB यानी ट्यूबरक्यूलोसिस। ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया से होती है और हवा से फैलती है। ये बैक्टीरिया सीधे उन नाजुक प्लूरा झिल्लियों पर हमला करता है। इसी से बचने के लिए तो बचपन में ही BCG की वैक्सीन दी जाती है।
लेकिन इन नेचुरल इन्फेक्शंस के अलावा इंसान खुद भी अपने एनवायरनमेंट से बहुत नुकसान कर रहा है, जैसे ऑक्यूपेशनल हैजर्ड्स। जो लोग कॉटन मिल्स में काम करते हैं वो हवा में तैरते रेशे फेफड़ों में जमा कर लेते हैं, जिसे व्हाइट लंग डिजीज कहते हैं। और वही अगर कोल माइंस या सीमेंट फैक्ट्रीज में देखें तो वहां की डस्ट से फेफड़े भर जाते हैं और ब्लैक लंग बीमारी हो जाती है। और एक सबसे बड़ा नुकसान तो लोग खुद पैसे देके खरीदते हैं, स्मोकिंग। सिगरेट का धुआं ब्रोंकाई को सिकोड़ देता है, जिसे ब्रोंकाइटिस कहते हैं। पर इसका सबसे खतरनाक रूप है एम्फिसीमा। हाँ, एम्फिसेमा बहुत फेटल है। इसमें धुआं उन एल्वियोलाई की पतली दीवारों को तोड़ देता है, जो लाखों छोटी थैलियां सरफेस एरिया बढ़ा रही थीं, वो टूट के एक बड़ी थैली बन जाती हैं। मतलब गैस एक्सचेंज की जगह कम हो जाती है और इंसान की बॉडी हमेशा के लिए ऑक्सीजन की भूखी रह जाती है। और सबसे बुरी बात यह है कि एक बार एल्वियोलाई की दीवारें टूट गईं तो वो कभी वापस नहीं जुड़ती। लाखों सालों की एवोल्यूशन ने जो फिल्टर मशीन बनाई थी, एक आदत उसको हमेशा के लिए खत्म कर देती है। तो आज के इस सफर से हमें समझ आता है कि एक नॉर्मल सी सांस असल में बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। ये नाक के एसी से शुरू होकर ट्रकिया के मजबूत रास्तों से गुजरती हुई एल्वियोली तक आती है, फिर हीमोग्लोबिन के ट्रक्स में बैठकर सेल के अंदर एटीपी का धमाका करती है। और ये सब कुछ बिना हमारे सोचे एकदम साइलेंट और ऑटोमेटिक तरीके से हो रहा है। बिल्कुल। पर इस सब पर विचार करते हुए मेरे जहन में एक बड़ा गहरा सवाल आता है। हमारा दिमाग यानी मेडुला और पॉन्स खून के दबाव को नापकर इस मशीन को धरती के नेचुरल एटमॉस्फेयर के हिसाब से चला रहे हैं। एक नेचुरल ऑटो पायलट की तरह। हाँ, पर इंसान आज सिर्फ धरती पर तो रुका नहीं है। जब कोई डाइवर डीप सी में जाता है या कोई एस्ट्रोनॉट डीप स्पेस के आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में होता है, जहां हवा का दबाव और गैसेस का मिक्सचर बिल्कुल अलग है, तो लाखों सालों पुराना ये बायोलॉजिकल ऑटो पायलट वहां रिएक्ट कैसे करता होगा? ये सच में सोचने वाली बात है। क्या इंसान की कॉन्शियसनेस, उसकी मेंटल ट्रेनिंग इस ऑटोमेटिक पुराने सिस्टम को पूरी तरह से ओवरराइड कर सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर अगली बार जब आप कोई गहरी सांस लें तो जरूर सोचें।